Hi, this is your favorite PK Baba and I welcome you all to the India's best online and offline learning platform that is eSerel। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हम इस चैप्टर के सारे की कॉन्सेप्ट, सारी जो की इक्वेशंस हैं वो बहुत अच्छे से समझेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर जो है रिवाइज करेंगे इन जस्ट फ्यू मिनट्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम यहां पर कार्बन के बारे में बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है कि इसके पास न्यूट्रली 6 प्रोटॉन्स और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स सारे कहां रहेंगे? न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑर्बिट्स में। तो पहली ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और जो बाहर की ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसके पास आउटर मोस्ट शेल जो है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। अब बात यह आती है कि केमिस्ट्री का हर एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहता है, तो कार्बन भी चाहेगा। तो स्टेबिलिटी की जो कंडीशंस होती है वो ये होती है कि या तो उस एलिमेंट का या उस एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो फुली फिल्ड हो, यानी जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें भरे हो, या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल शुड बी 8। तो यहां पर दोनों ही नहीं है, ना तो आउटर मोस्ट शेल फुली फिल्ड है, अच्छा आउटर मोस्ट शेल की कैपेसिटी भी 8 ही है, यहां पर 8 ही है। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो फुली फिल्ड हो जाएगा। तो इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक संभावना यह है कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, दूसरी संभावना यह है कि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे ताकि इसका जो अभी आउटर मोस्ट शेल है वो डिमिनिश्ड हो जाए, वो खत्म हो जाए, और उसके बाद जो आउटर मोस्ट शेल बचे वो सिर्फ के शेल बचे, और के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो वो फुली फिल्ड होगा और अगेन इट इज स्टेबल। बट ये दोनों ही कंडीशन स्टेबिलिटी की इसके लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर अगर हम जोड़ते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो उन इलेक्ट्रॉन्स पर जो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो उतना सफिशिएंट नहीं होगा, यानी जो स्टेबिलिटी मिलेगी दैट इज नॉट दैट मच स्टेबल। अगेन अगर हम इसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिमूव करना इंपॉसिबल होगा, क्योंकि वहां पर जो प्रोटॉन्स जो अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहे होंगे वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी अर्लियर केस। तो ऐसे केस में ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस तो यहां पर नहीं बनेगा। यहां पर क्या होगा? स्टेबिलिटी के लिए ये क्या कर सकता है? ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसी 4 हाइड्रोजन मिलकर कार्बन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग अगर करे तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन और उन 4 हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल जो है यहां पर हम देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये किस वजह से हुआ? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और जो शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और ये बॉन्ड कुछ वीक होता है। तो यहां पर कुछ बातें हम करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड वो केमिकल बॉन्ड है जिसमें 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, तो उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या है कि कौन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा? सबसे पहले तो जो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने वाले एटम्स होते हैं वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर रखते हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग एलिमेंट्स के एटम होंगे जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, आवश्यकता है। तो यहां पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरी बात, वो जो है आपस में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन दे। जैसे कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यानी इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो ताकि यहां पर अच्छे से पेयर बन सके। दूसरी बात, जब ये कंडीशन फुलफिल हुई और कोवेलेंट बॉन्ड बना तो फिर उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी उस कंपाउंड की? तो कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में हम देखें तो कोवेलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जिसको हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, जो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स है इन कोवेलेंट कंपाउंड, वो वीकर होता है देन दी दोज इन आयनिक कंपाउंड। जितना आयनिक कंपाउंड्स में होता है ना उससे कम होता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में, यहां पर वो नहीं होता, इसलिए ये कमजोर होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है।
अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स है, जैसे हाइड्रोजन है, इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दूसरे हाइड्रोजन को भी जरूरत है, तो यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, तो यहां पर हम बोलेंगे कि स्टेबल है। इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी आउटर मोस्ट फुली फिल्ड, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, आउटर मोस्ट फुली फिल्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो यहां पर बॉन्ड कैसा बनेगा, सिंगल बॉन्ड। ऐसे ऑक्सीजन में अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्सीजन को, दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन की, यानी यहां पर शेयरिंग कितने की होगी, 2 इलेक्ट्रॉन की होगी, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बनेगा यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनता है। तो इसी प्रकार जो यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसके आधार पर बॉन्डिंग बनती है। तो हम अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात करें कि कैसे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो हम देखेंगे कि यहां पर एक टाइप के कंपाउंड को तो हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को, और दूसरे टाइप को क्रॉस से कर देते हैं, और फिर हम गोला इस प्रकार बनाते हैं। जैसे यहां पर हमने देखा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कार्बन, तो कार्बन के हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया, हाइड्रोजन के डॉट से। तो यहां पर जब हम कार्बन का गोला बनाएंगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल नंबर ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे जब हाइड्रोजन का गोला बनाएंगे तो जिस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ भी होगा। तो इस प्रकार से आप यहां पर लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चाहे वो सिंगल बॉन्ड वाली हो, चाहे डबल बॉन्ड वाली हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाली हो, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जिसमें हम बोलते हैं कि ये कार्बन की वर्सेटाइल नेचर क्यों होती है, यानी कार्बन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कार्बन के पास वर्सेटाइल नेचर होती है, इसके पास कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, इसके पास टेट्रावैलेंसी होती है, इसके पास टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स होती है, यानी कि कार्बन जो है इसके पास 4 बॉन्ड बनाने की ताकत होती है। टेट्रावैलेंट है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। ऐसे कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि ये लंबी लंबी चेन्स बना सकता है, यानी कार्बन कार्बन की लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकता है, जो कि दूसरे एलिमेंट्स नहीं कर सकते, कार्बन कर सकता है। और फाइनली बात है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स मतलब ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, यानी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी इसकी होती है। अब ये जब बॉन्ड फॉर्म होगा, कुछ कंपाउंड्स बनेंगे, तो कंपाउंड्स जनरली कैसे बनेंगे, ऑर्गेनिक टाइप के। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम थोड़ा सा समझते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन होता है और साथ के साथ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स, फॉस्फोरस और एक्सेट्रा होते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। एक स्पेसिफिक कंपाउंड जो है उसके विषय में अगर हम बात करें, जिसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, तो वो हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन क्या होगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्डिंग से बनने वाला जो भी कंपाउंड होगा उसको हाइड्रोकार्बन हम बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्केन वो जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, एल्कीन वो जिसके अंदर एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन वो जिसके अंदर एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इनके जनरल फॉर्मूलाज यहां पर लिखे हुए। यहां पर जो एल्केन होता है उसमें कार्बन का जितना नंबर है, हाइड्रोजन उसके दुगने से 2 ज्यादा होता है, 2n+2 होता है। सिमिलरली एल्कीन में दुगना होता है, जस्ट डबल, यानी कि हाइड्रोजन 2n होता है अगर कार्बन n है तो, और जो एल्काइन होता है उसमें 2n-2 होता है, यानी डबल में -2 कर दो। अब यहां पर इसी प्रकार आप मीथेन, इथेन और इथाइन बना सकते हैं। डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ नहीं बनता, सिर्फ कार्बन के साथ बनेगा यहां पर। तो जो एथीन, जो यहां पर बोलते हैं एल्कीन और एल्काइन होते हैं, इनकी कार्बन चेन जो शुरू होती है, इनका जो कंपाउंड शुरू होता है वो होता है 2 कार्बन के कंपाउंड, क्योंकि सिंगल कार्बन का कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोकार्बन बनाता है वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता। आगे हम चलते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है होमोलोगस सीरीज और उसके फंक्शनल ग्रुप्स। तो होमोलोगस सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो। लाइक एल्कोहल एक होमोलोगस सीरीज है जिसमें इथेनॉल, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल हो सकता है, यानी सेम फंक्शनल ग्रुप वाले सारे जो कार्बन कंपाउंड्स होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो क्या कहलाएंगे, वो होमोलोगस सीरीज कहलाएंगे। तो हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय द फंक्शनल ग्रुप, और दिस फंक्शनल ग्रुप डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेंथ ऑफ कार्बन चेन। यानी कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है होमोलोगस सीरीज की, तो इस सीरीज का जो होते कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से फंक्शनल ग्रुप में सेम रहते हैं, यानी कि सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन आर कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। दूसरी बात, इसके जो सक्सेसिव होमोलोग होते हैं,
यानी कि एक कार्बन वाला, दो कार्बन वाला, तीन कार्बन वाला, तो जो सक्सेसिव होमोलोग होते हैं उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। और सिमिलरली अगर मास के उस पे बात करें अपन बिहाफ पे, तो 14 यूनिट एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द पर्टिकुलर होमोलोगस सीरीज जो है वो एक कॉमन जनरल फॉर्मूला से डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। यहां पर कुछ होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल्स हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो हैलोजन्स, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइन, एस्टर, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन भी बोलते हैं, वो सब। तो यहां पर एल्कोहल को सबसे पहले लेते हैं। एल्कोहल को देखोगे आप तो इसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है, जो एक हाइड्रोजन को हटाकर OH लग जाएगा। तो जैसे यहां पर CH3 होता तो एक H को हटाकर OH लग गया। अभी क्या हो गया, दो कार्बन है तो एथ, और क्योंकि इसके पैसे ओल लगा हुआ है, मतलब एल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो इसका सफिक्स जो होगा वो ओल होगा, तो ये इथेनॉल हो जाएगा। सिमिलरली एल्डिहाइड होते हैं, तो एल्डिहाइड में आप देखोगे CHO इसका फंक्शनल ग्रुप होता है। अब ध्यान रखिए कि कार्बन चेन में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन भी काउंट होता है अगर वो डायरेक्ट चेन में हिस्सा लेता है। तो जैसे 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉल हो गया ये। ऐसे ही यहां पर हम देखेंगे CH3 COOCH3 हो जाएगा। ये डबल ओ जो CH3 COCH3, तो ये जो O होगा ना, ये कार्बन से नीचे डबल बॉन्ड में जुड़ेगा, यानी कि ये ऐसे जुड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो कैसे जुड़ेगा, ये CH3 COCH3, यानी अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 तीन कार्बन की एक चेन बनाई जा सकती है। तो ये जो कार्बन की चेन है ये कितने कार्बन की, तीन कार्बन की, तो तीन में प्रोपेन, और इसका सफिक्स होता है ऑन। सिमिलरली COOH की बात करूं मैं तो यहां पर भी कार्बन जो है डायरेक्ट जो कार्बन चेन है उससे जुड़ जाता है, तो 1 2 3 यहां पर प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर एमाइन में क्या होता है, इसमें सफिक्स नहीं लगता, प्रीफिक्स लगता है, तो इसको बोलेंगे अपन एमिनो ईथेन। सिमिलरली ये एस्टर होता है, इसका जो सफिक्स होता है O8 होता है। तो एस्टर में क्या होता है, एस्टर में आप देखोगे, एस्टर की अगर मैं संरचना की बात करूं तो एस्टर की संरचना यहां पर बनाता हूं मैं, ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड, फिर ये O और फिर CH3। तो यहां पर आप देखोगे कि ये कार्बन जो है ये तो ये वाली सीरीज में काउंट हो गया, बट ये सीरीज का हिस्सा नहीं बन पाया, तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे मिथाइल इथेनोएट। क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल इथेनोएट, दैट इज द सिमिलर टू दिस वन। ऐसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में हम जानते हैं प्रोपीन, प्रोपाइन, एल्कीन, एल्काइन, ऐसे हो गए। जितने कार्बन और डबल बॉन्ड है तो इन लग जाएगा सफिक्स में, ऐसे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लग जाएगा, और नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम सबसे पहले कंबशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो जैसे कार्बन बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन बर्न होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट और लाइट देंगे, यानी कि हाइड्रोकार्बन वाटर भी देता है। सिमिलरली मिथेनॉल भी ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस हीट एंड लाइट देता है। ये कंपाउंड्स हैं। अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को आप बर्न करोगे तो वो क्लीन फ्लेम देंगे, ब्लू फ्लेम देंगे। अगर अनसेचुरेटेड को बर्न करोगे तो येलो प्लस ब्लैक फ्लेम आपको मिलेगी। कुछ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर हम इम्प्रॉपर कंबशन के दौरान से गुजारते हैं, यानी कि उनके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं या लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे में फ्लेम सूटी हो जाती है, यानी प्रॉपर ब्लू फ्लेम नहीं ऑब्टेन करी जा सकती सेचुरेटेड में। इसको बोलते हैं अपन इम्प्रॉपर कंबशन। ऐसे ही जब फ्यूल बर्न होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रोड्यूस करते हैं। साथ के साथ फ्यूल के अंदर सल्फर और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। दैट आर दी मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ हमारे एटमोस्फियर। तो हमारे एटमोस्फियर के मेजर पॉल्यूटेंट कौन होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि यहां पर कंबशन रिएक्शन में हमें देखने को मिला। फिर आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है इथेनॉल की रिएक्शन। तो इथेनॉल को अगर आप अल्कलाइन KMnO4 यानी अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ अगर हीट कर देते हैं, तो ऐसी हीटिंग के बाद जो रिएक्शन होती है उसमें इथेनॉल एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहां पर एक ऑक्सीजन था, यहां पर दो ऑक्सीजन आ जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। और ये किसकी वजह से हुआ, इन दोनों में से किसी एक की वजह से। तो ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी इथेनॉल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू एसिटिक एसिड, और यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गए, या तो हो गया अल्कलाइन KMnO4 या हो गया एसिडिफाइड K2Cr2O7। फिर आता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन जनरली अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए डिफाइन करी जाती है, जिसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। और ये सब होता है पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में। यानी पैलेडियम और निकल यहां पर कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट इस रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे अपन, कैटलिस्ट। तो जैसे
यहां पर इथीन है, इस इथीन के साथ हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है पैलेडियम और निकल की प्रेजेंस में और ये इथेन बन जाता है, यानी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। तो इस एडिशन रिएक्शन में जो अभी अपन ने रिएक्शन पढ़ी हाइड्रोजन का जुड़ना, इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं और इसके एप्लीकेशंस होता है कि जो हमारे वेजिटेबल ऑयल से उनको हाइड्रोजनेट करना। तो वेजिटेबल ऑयल जनरली अनसैचुरेटेड होते हैं तो उनको सैचुरेट करके करना, ये किसका काम होता है? ये होता है एडिशन रिएक्शन में। एनिमल फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं ऑलरेडी, जो कि अनहेल्दी होते हैं हमारी बॉडी के लिए, और वेजिटेबल ऑयल हेल्दी होते हैं। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की किसी भी हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन होगी, इसमें हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा कोई हैलाइड। तो जैसे यहां पर क्लोरीन ने हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया और HCl बना लिया साथ में, तो ये बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन इसको बोलते हैं, क्लोरोमीथेन, प्लस यहां पर एक और कंपाउंड बनेगा HCl, यानी एक जो हाइड्रोजन यहां से रिलीज हुई है वो जो दूसरा क्लोरीन है उसके साथ रिएक्ट करके, और ये रिएक्शन वेरी फास्ट होती है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम है इथेनॉल, तो उसकी प्रॉपर्टीज पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इथेनॉल की प्रॉपर्टीज में हम बात करें तो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, एल्कोहलिक ड्रिंक्स जितनी भी है इनके अंदर इथेनॉल ही पाया जाता है, और ये गुड सॉल्वेंट है, यानी जैसे कई सारे केमिकल्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं इसलिए ये गुड सॉल्वेंट है एल्कोहल, तो इसके अंदर कई सारे केमिकल्स को डिसॉल्व करके इसका यूज मेडिसिन में किया जाता है। जैसे टिंचर आयोडीन इज एन एग्जांपल, कफ सिरप के अंदर भी ये पाया जाता है। ऐसे अगर इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम के साथ कराएं तो सोडियम इथोक्साइड बनता है, और इसी रिएक्शन में अगर मैं इथेनॉल के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दूं और उसको गर्म कर दूं तो ये क्या करेगा? ये इस एल्कोहल के अंदर से वाटर को सेपरेट आउट कर देगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इथीन बना देगा, यानी इथेनॉल से इथीन बन जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और यहां पर जो हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। सिमिलरली हम इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज पर चले तो इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और ये एसिटिक एसिड जो है आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है सर्दी के दिनों में, क्योंकि विंटर में हमारा टेम्परेचर लगभग 17 डिग्री से कम चला जाता है, और 17 डिग्री जो होता है वो इस एसिटिक एसिड का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो ये जैसे सर्दियां आती है ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इस एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिटिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। इथेनोइक एसिड इज द नेम ऑफ एसिटिक एसिड ओनली। उसके बाद विनेगर जो हमारे घरों में यूज होता है, विनेगर के अंदर जो कंपोजिशन की बात करें तो 5 to 8% तो एसिटिक एसिड होता है और 92 to 95% वाटर होता है। तो ये होता है हमारा विनेगर। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की जब रिएक्शन होती है तो एस्टर प्रोड्यूस होता है, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने में और फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। अब हम बात करें कुछ और रिएक्शंस की, तो अगर ये एस्टर के अंदर में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दूं, कॉस्टिक सोडा मिला दूं, या फिर ये बेस मिला दूं, तो इस बेस के साथ ये रिएक्शन करके वापस से इथेनॉल और यहां पर जो है सोडियम एसिटेट हमें मिल जाता है। इथेनॉल अगर वापस से ट्रैक बैक करना हो तो आप उसकी बेस के साथ यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन एस्टर की करा सकते हैं। फिर ये इथेनोइक एसिड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी तो सोडियम एसिटेट बनेगा और वाटर बनेगा। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो वाटर के साथ साथ क्या मिलेगा? सॉल्ट तो वही मिलेगा सोडियम एसिटेट, पर वाटर के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलेगी। अब आता है एक सोप एंड डिटर्जेंट वाला पार्ट, जिसमें हम जानते हैं कि जो लॉन्ग कार्बन चेन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जो कि वीक एसिड्स होते हैं, उनकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन से हमें मिलते हैं कुछ बेसिक सॉल्ट्स, जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं। और ये सोप जो होते हैं ये वाटर के साथ क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं। जो सोप का जो स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है, जिसमें एक हेड होता है जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, जो वाटर लविंग होता है, और ये जो लॉन्ग कार्बन की चेन होती है जो कि हाइड्रोफोबिक टेल होती है। अब जैसे डर्ट के साथ ये मिलेगा ना, तो डर्ट के साथ ये मिलकर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेगा। डर्ट को सेंटर में ले लेगा और कार्बन चेन का जो टेल पार्ट है वो इस डर्ट से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो टेल वाला पार्ट है वो क्या है? वाटर को फियर कर रहा है, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो वाटर के पास नहीं जाएगा, वो ऑयल और ग्रीस के पास चला जाएगा, और जो हेड पार्ट है वो वाटर से कवर हो जाएगा, और इस प्रकार से मीजल फॉर्म करके ये बाहर हो जाएगा किसी भी क्लोथ से या किसी भी चीज से जहां से डर्ट अलग करके। कुछ जगह पर जो है सोप काम नहीं कर पाता, क्योंकि सोप जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेता है, रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाता है स्कम। तो यहां पर फिर जो क्लीनिंग काम है, क्लीनिंग का जो मेन पर्पस था वो सॉल्व नहीं हो पाता है हार्ड वाटर में सोप के साथ। तो हार्ड वाटर में हम फिर क्या करते हैं? हम फिर यहां पर जो है डिटर्जेंट यूज करते हैं। डिटर्जेंट क्या होते हैं? ये होते हैं सल्फोनेट आयन, यानी कि ये
जो है सोडियम के सल्फोनेट आयन होते हैं, तो सल्फोनेट आयन जो है परमानेंटली रिमूव कर दे हैं वाटर की हार्डनेस को और बहुत अच्छे तरीके से यहां पर क्लीनिंग का कार्यक्रम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। आप सब लोगों ने पूरे के पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शंस को रिवाइज कर लिया है। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।